चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए क्या लेके आई हूँ, इंडियन पीनल कोड का चैप्टर नंबर 17। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 जो कि बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, बहुत ही अच्छी तरीके से उस बड़े से चैप्टर को हम लोगों ने बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक किया एंड हम लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस क्या होता है, डाउरी डेथ क्या होता है, अबेटमेंट वाले सेक्शंस पढ़े, अटेम्प्ट पढ़ा, देन हमने पढ़ा ठग क्या होता है, हम लोगों ने मिसकैरेज पढ़ा, उसके बाद ग्रीवियस हर्ट, हर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, जो नए सेक्शंस ऐड किए गए थे 354 ए से 354 ई तक पढ़ा, अननेचुरल ऑफेंसेस पढ़ा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पढ़ा एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, रेप का ऑफेंस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने किडनैपिंग एंड अबडक्शन करा। जब हमने चैप्टर 16 कंप्लीट कर लिया तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 17 भी इसी तरीके से डील करता है हमारे प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस के बारे में, और ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मैं आप लोगों के लिए बिट्स एंड पीसेस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, छोटे छोटे लेक्चर्स लूंगी जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोगों का जो फाउंडेशन है, जो कि हमारे बैच का नाम भी है, फाउंडेशन जो है, आपकी जो नींव है वो मजबूत हो। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। बट इससे पहले कि मैं प्रॉपर्टी वाले सेक्शन शुरू करती, मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों के साथ क्या डील किया, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज डील किया, जहां पे हमने 493 से 498 तक पढ़ा एंड देखा कि कैसे कैसे अडल्ट्री, बाइगेमी, किसी के साथ शादी करना और उसको ऐसा बिलीव कराना कि वो आपकी लॉफुली वेडेड स्पाउस है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, कोहैबिटेशन करना, ये सारे ऑफेंसेस हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या देखना है, आज के इस लेक्चर में फाउंडेशन बैच के हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत रेलेवेंट है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप पीटी और मेंस के लिए बैठने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस भी पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हम सबको बोलते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखें, स्टेट स्पेसिफिक। जब आप स्टेट स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं तो आपको पैटर्न समझ आता है कि इस एग्जाम में जो स्टेट है उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब आप वो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 17 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपके लिए ये चैप्टर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और आप लोगों का लीगल एप्टीट्यूड का पेपर होगा जिसमें बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे, तो बहुत जरूरी है कि करंट नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, करंट लीगल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो आपको कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज होती है। थेफ्ट क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, डकैती क्या होता है, रॉबरी क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या है, इन सबको आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप वो जो पेपर है उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और आपके आने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम्स, तो भी आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आपके तो पेपर में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर आप अभी पढ़ लेंगे, केस लॉस के साथ समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो मेरा एंडेवर है, जो मेरा एम है अगेन चैप्टर 17 को डील करने का, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिवाइड करके पढ़ाऊं, जिससे कि आप लोगों को तकलीफ ना हो, आप लोग बोर ना हो और एक दिन के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ना आ जाए। जब एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग करेंगे तो आप लोगों को मजा भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी रहेगी, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जब अपना रिवीजन करते जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी इतने सारे सेक्शंस को याद करने की। आईपीसी में मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था कि कितने सेक्शंस होते हैं, और आप लोगों ने जवाब दिया था मुझे कि 511 सेक्शंस हैं। अब 511 सेक्शंस को अगर मैं आपको एक साथ बता दूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी समझना और उसको रिटेन करना। इसीलिए इस लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से लॉ वाला का एंडेवर यही है, लॉ वाला का एम यही है कि हम आपकी नींव मजबूत करें, आपके लिए ये पूरा फाउंडेशन तैयार करें, और क्या करें, आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड करें, एग्जाम्पल्स के साथ क्रिस्प फॉर्म में, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको पढ़ाती हूँ। आप लोगों को पता है हर बारी आपको बोलती हूँ एग्जाम्पल्स को याद रखो, केस लॉस को याद रखो। उससे क्या होता है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट हम पेपर में भूल भी जाते हैं ना, तो ये कहानी याद आ जाती है। जब ये कहानी याद आती है ना तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके साथ आ जाता है वापस,
और हम सब लोग बॉलीवुड देखते हैं, हम सब लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। तो जैसे जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो मैं आप लोगों को दृश्यम का एग्जाम्पल दे रही थी, दृश्यम मूवी का एग्जाम्पल दे रही थी। सिमिलरली अगर आप थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और रॉबरी डकैती के चक्कर में जब हम पढ़ेंगे, अगर आप एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखेंगे जो मैं आपके साथ डील करने वाली हूँ, जो मैं आपको दूंगी, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत मदद होगी। और आप लोगों को पेपर में अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाओगे तो आप मेरी ये कहानियां नहीं भूलोगे, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वापस आ जाएगा और आप पेपर आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अब और बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम डील करने वाले हैं और आज का जो ऑफेंस हम पढ़ने वाले हैं वो है थेफ्ट। थेफ्ट में स्टूडेंट्स हम लोग सेक्शन 378 से 382 तक आज कवर करने वाले हैं जो कि थेफ्ट से रिलेटेड है। कल के लेक्चर में मैं एक्सटॉर्शन डील करूंगी अलग से और डील करूंगी कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे थेफ्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या लेना देना है थेफ्ट से, पोजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस करेंगे लार्सेंसी एंड थेफ्ट के बीच में, पनिशमेंट पढ़ेंगे थेफ्ट की क्या होती है, सेक्शन 380 पढ़ेंगे क्या होता है, 381 पढ़ेंगे और 382 पढ़ेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा यही है कि हम लोग 378 से 382 तक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम समझते हैं कि थेफ्ट क्या होता है तो आपको क्या देखना है कि कोई भी अगर इंटेंशनली क्या करता है, किसी की भी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होता है थेफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली किसी के पोजेशन से बाहर लेके जाता है, उसके कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी को मूव करता है, तो हो गया है आपका थेफ्ट। तो बेसिकली आपका मेंजरिया क्या है, और एक्टिस रियस क्या है, ओके। तो बेसिकली आपका मेंजरिया, आपका गिल्टी माइंड, खुराफाती माइंड है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली उससे लेना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो, उसके कंसेंट के बिना लेना चाहते हो। और एक्टिव सीरीज क्या है, आपका ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी को इधर से उधर हिला देते हो, उसको उस बंदे की पोजेशन से अलग कर देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मूव आउट या फिर टेक आउट द प्रॉपर्टी from the possession of that person and that is without the consent of that person। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो थेफ्ट। ठीक है, अब क्या समझने की बात है कि एक्टिव सीरियस और मेंजरिया समझने की बात है। तो एक्टिव सीरियस है मूविंग, जब आप उस प्रॉपर्टी को बाहर कर रहे हो, और मेंजरिया क्या है, डिसऑनेस्ट, आपका गिल्टी माइंड था, खुराफाती माइंड था, आपने गलती से नहीं किया, आपने जानबूझ के डिसऑनेस्टली किया, आपने अपने गंदे दिमाग से, गिल्टी माइंड से आप लोगों ने ये चीज करी। तो कोई भी डिसऑनेस्टली अगर टेक करता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखना है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है थेफ्ट, किसी के पोजेशन के बाहर, पोजेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, इसको भी अभी हम समझेंगे, कंसेंट के बिना, कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी को अगर हिलाता है तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है थेफ्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर जब सर्जरी कर रहा है और उसने किसी पर्सन की किडनी चुरा ली, उसकी किडनी भी रिमूव कर दी, ऑर्गन रिमूव कर दिया, तो ये हो गया थेफ्ट प्लस ग्रीवियस हर्ट। क्योंकि जब उसने आपका किडनी चुराई, उसने आपका ऑर्गन रिमूव किया, तो आपको कुछ पेन हुई, आपको कुछ इंजरी हुई, तो ये ग्रीवियस हर्ट भी हो गया। और क्योंकि ऑर्गन रिमूव हुआ आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, उसके कंसेंट के बिना, तो ये थेफ्ट भी हुआ और थेफ्ट और रॉबरी बन जाता है आपका, थेफ्ट और ग्रीवियस हर्ट बन जाता है आपका रॉबरी, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। पनिशमेंट जो दी गई है वो है 3 साल की फाइन या फिर बोथ, और सेक्शन 379 के अंदर आपकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब जरा समझने की बात ये है कि जब हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं तो क्या देखना है, सेक्शन 378 जो कि थेफ्ट की बात करता है, वहां पे डिसऑनेस्ट रिमूवल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो बेसिकली डिसऑनेस्ट मेंजरिया है आपका, आपका जो मेंजरिया है, गिल्टी माइंड है आपका डिसऑनेस्ट, और आप क्या करते हो, किसी के कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी को मूव कर देते हो, तो आप करते हो थेफ्ट का ऑफेंस विच इज 378। पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड है 379 के अंदर प्रोवाइडेड है, जो कि है 3 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर बोथ। इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है,
तो इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप किसी की पोजेशन के बाहर उसकी प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हो, उसके कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, और ये जो मूविंग है, मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी है, किसके लिए है कि आप उसको टेक करना चाहते हो, आप उसको टेक करना चाहते हो, इसलिए वो आप मूव करते हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, अब इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली का क्या मतलब है? तो इस ऑफेंस का क्या जो जिस्ट है वो इंटेंशन है। मेंस रिया का होना इज अ साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने मल्टीपल टाइम्स अपनी क्लासेस में, अपने लेक्चर्स में आपको बताया है, इट मींस इसेंशियल। इसेंशियल, ठीक है। तो इंटेंशन जो है वो एक साइन क्वा नॉन है, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम बात कर रहे हैं थेफ्ट की। और इंटेंशन होनी जरूरी है जब आप किसी को प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली लेते हो और आप क्या करना चाहते हो, रॉन्गफुल गेन कॉज करना चाहते हो एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो। अगर टेकिंग नहीं हो रही और टेकिंग के साथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो थेफ्ट नहीं होगा। अगर आपने गलती से किसी का कोट अपना कोट समझ के घर ले आए, बट वो बोनाफाइड बिलीव में था, गलती से था, आपको लगा था वो आपका कोट है, तो वो थेफ्ट नहीं होगा। बट क्या हुआ, मैं अपने फ्रेंड के घर गई, वहां पे मैंने देखा कि उसकी एक राडो की वॉच पड़ी है, रोलेक्स की वॉच पड़ी है, मुझे रोलेक्स बहुत पसंद है। अब मुझे रोलेक्स पसंद है और मेरा फ्रेंड गया किचन में मेरे लिए पानी लेने, तो उस रोलेक्स की वॉच जो कि टेबल पे पड़ी हुई थी, मेरे फ्रेंड की थी, मैंने उसके कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, उस रोलेक्स की वॉच को हासिल करने के लिए उस वॉच को उस टेबल से उठा के अपनी पॉकेट में डाल लिया। तो मैंने क्या किया, विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी को मूव करा, मूव करके टेक कर लिया, और क्या करा, डिसऑनेस्ट थी मेरी इंटेंशन, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी को हासिल करना चाह रही थी, और मैं क्या कर रही थी, रॉन्गफुल गेन खुद को और रॉन्गफुल लॉस टू माय फ्रेंड। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने उस मूवेबल, और ये प्रॉपर्टी जो थी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, ये एक रोलेक्स की वॉच थी, तो जैसे ही मैंने उस प्रॉपर्टी को उसकी टेबल से उठा के अपने पोजेशन में ले लिया, आउट ऑफ पोजेशन किया मैंने, उसके मूव करा, जैसे ही मैंने उस प्रॉपर्टी को मूव किया, मैंने क्या कर दिया, ऑफेंस कर दिया ऑफ थेफ्ट। ठीक है, बट सोचो गलती से मेरे और मेरे फ्रेंड्स दोनों की किताबें पड़ी हुई हैं, अब वो किताबें मिक्स हो गई। जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी, होम स्टडी करके जा रही थी उसके घर से और अपने घर वापस जा रही थी और बैग पैक कर रही थी, तो उसकी बुक भी गलती से मेरे साथ आ गई। अब ये क्या हुआ, ये गलती से हुआ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, मूविंग तो हुई, आउट ऑफ पोजेशन भी हुआ, बट इंटेंशन नहीं थी। बाद में जब मैंने देखा कि ये मेरे दोस्त की बुक है, तो मैंने उसे फोन करके बोल दिया, भाई तेरी बुक में गलती से ले आया हूँ और मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, तो ये थेफ्ट नहीं होगा। तो आपको समझना जरूरी है, मूविंग आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द पर्सन, आप प्रॉपर्टी को टेक कर रहे हो, उसके कंसेंट के बिना कर रहे हो, रॉन्गफुल गेन पा रहे हो खुद को और रॉन्गफुल लॉस कर रहे हो उसको, और क्या कर रहे हो, ये सब कुछ आप कर रहे हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, अब समझते हैं कि इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट होनी बहुत जरूरी है जब आप उस प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो। तो टेकिंग जो हो रही है, उस प्रॉपर्टी को जब आप ले रहे हो, वो डिसऑनेस्टली होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो टेकर है उसी को रॉन्गफुल गेन हो सकता है किसी और को भी हो, और ये जरूरी है कि रॉन्गफुल लॉस उस पर्सन को हो। बेसिकली वो जो मेरा फ्रेंड था जिसकी रोलेक्स की वॉच थी, ही वाज लीगली एंटाइटल्ड टू हैव दैट वॉच। जब वो वॉच उसकी है, वो वॉच मेरे फ्रेंड की है, तो वो उसका हक बनता है, उसकी लीगल एंटाइटलमेंट है कि वो वॉच अपने हाथ में पहने। बट मैंने उसको जब डिसऑनेस्टली ले लिया, मैंने उसको रॉन्गफुली ले लिया, तो मैंने उसको डिप्राइव कर दिया ऑफ द थिंग व्हिच ही ऑट टू हैव टेकन, ही ऑट टू हैव हैड। अब अगर इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक कड़ा पहना हुआ है, मैंने एक कड़ा पहना हुआ है और इस कड़े को मैं टेबल पे रखती हूँ और मेरे घर में मेड आती है और वो मेरे कंसेंट के बिना इस कड़े को अपनी साड़ी में डाल के ले जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये मेरा कड़ा है, इस कड़े को मेरी मेड अपनी साड़ी में डाल के ले जाती है, तो विदाउट माय कंसेंट वो इस प्रॉपर्टी को मूव कर रही है, और विदाउट माय कंसेंट कर रही है, डिसऑनेस्टली कर रही है, क्योंकि उसको लालच था, वो उसको लालच था कि वो इस कड़े को बेच के कुछ प्रॉपर्टी हासिल कर लेगी, कुछ पैसे ले लेगी, और मुझे रॉन्गफुल लॉस कर रही है, मेरे कंसेंट के बिना कर रही है, मेरी पोजीशन के बाहर लेके जा रही है।
और क्या जरूरी है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है डिसऑनेस्टली हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, ऑफेंस हो रहा है ऑफ थेफ्ट। ठीक है, इट मेक्स नो डिफरेंस दैट accused guilt that the act was not intended to procure any personal benefit to himself या नहीं। हो सकता है कि वो मेड कहे कि मैं अपने आप को पर्सनल बेनिफिट नहीं करना चाह रही थी, मेरे किसी बच्चे को जरूरत थी, मैं उसका फायदा करना चाहती थी, जो भी था, शायद उसको पर्सनल गेन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रॉन्गफुली चीज को रिमूव कर रही है किसी के पोजेशन के बाहर, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके कंसेंट के बिना डिसऑनेस्टली कर रही है, तो वो ऑफेंस कर रहे हैं अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो टेकिंग हुई है वो परमानेंट हो या फिर इंटेंशन से हो कि आप उस चीज को अप्रोप्रिएट कर लोगे। तो इलस्ट्रेशन आई भी यही कहता है। तो थेफ्ट नहीं हो सकता जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है उस बंदे को डिप्राइव करने की। एक चीज और समझने की जरूरत है, अब ये जो मेरा कड़ा है, अगर ये मेरी मेड ले जाती है चुरा के, तो मेरा कड़ा है, मैंने खरीदा है, अपनी कमाई से खरीदा है, तो मेरा हक बनता है इस कड़े पे। आई एम लीगली इंटाइटल्ड टू दिस and that person is wrongfully depriving me of my legally entitled thing, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा ऑफ थेफ्ट। अगर कोई पर्सन मिस्टेक से, अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ अपनी राइट समझ के उस प्रॉपर्टी को ले जाता है, तो हम उसको गिल्टी ऑफ थेफ्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, बिकॉज कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। कितनी बार होता है, बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही थी, आप सब लोग कोचिंग क्लास गए, कोचिंग क्लास के बाहर आप लोगों ने, अपनी क्लासरूम के बाहर आप सबने अपना छाता रख दिया, अम्ब्रेला रख दिया। अब क्या हुआ, गलती से एक बच्चा दूसरे का अम्ब्रेला ले गया सोच के कि ये मेरा ही अम्ब्रेला है। सिमिलर लुकिंग अम्ब्रेला थे, रेड कलर के दोनों अम्ब्रेला थे, उसको लगा कि ये मेरा अम्ब्रेला है, और वो गलती से अंडर बोनाफाइड बिलीफ, अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो उसका अम्ब्रेला किसी और का ले गया। तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, दूसरे को हार्म कॉज करने की। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा। A person can be convicted of stealing his own property if he takes it dishonestly from another. इलस्ट्रेशन जे और के भी इसीलिए बात करता है। तो बेसिकली अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी किसी और के पास है, आपने उसको इंटरेस्ट किया है और आप उसको भी चुराते हो उसके पोजेशन के बाहर, बट आप डिसऑनेस्टली कर रहे हो, आपका जो मेंस है वो गलत है, शायद इसलिए कर रहे हो कि आज मैं इससे प्रॉपर्टी ले जाता हूँ डिसऑनेस्टली, इसको पता नहीं चलेगा और कल को मैं इससे यही चीज क्लेम करूंगा, तो आप क्या हो गए, आप हो गए गिल्टी फॉर थेफ्ट। ठीक है, अ क्रेडिटर who takes movable property out of his debtor's possession without his consent with the intention of forcing him to pay his debt is guilty of theft. हो सकता है आपने किसी के पास कोई चीज गिरवी रखी थी, अब आपको पता है कि आपको कल उसके पैसे देने पड़ेंगे, आपने डिसऑनेस्टली वहां पे जाके चोरी कर ली, अपनी ही प्रॉपर्टी चुरा ली, और कल को आप उससे क्लेम करोगे कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तो दे वापस, मैंने तो तेरे पास सिर्फ गिरवी रखी थी, तूने उसको घुमा दिया, तो अब यू आर लाइबल टू पे। तो ये क्या हो रहा है, जब आप ऐसे खुराफाती माइंड से चीजें कर रहे हो, आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियरली प्राइमा फेसाई क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट क्या है, डिसऑनेस्ट है, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस प्रोवाइड करना है, खुद को रॉन्गफुल गेन करना है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो ऑफ थेफ्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 क्या कहते हैं कि कोई भी चीज अगर लैंड से अटैच्ड है तो वो कैसे बनेगी मूवेबल प्रॉपर्टी, वो बनेगी मूवेबल प्रॉपर्टी जब आप उसको लैंड से अलग कर देते हो, जो आपका एक्ट ऑफ सेवरेंस है, जब आप उस चीज को अलग करते हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, तो थेफ्ट बन जाता है। जैसे कि अगर कुछ स्टोन्स हैं वो मिट्टी के अंदर मिले हुए हैं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट अगर आप मिट्टी से उनको अलग करके उन स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, वो मार्बल्स थे, आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो, डिसऑनेस्टली कर रहे हो, किसी को बिना कंसेंट के कर रहे हो, जो उस लैंड का ओनर है उसको रॉन्गफुल लॉस प्रोवाइड करना चाहते हो, खुद को रॉन्गफुल गेन प्रोवाइड करना चाहते हो, और जो भी आपका पूरा एक्ट है वो डिसऑनेस्टली है, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे हो रहा है थेफ्ट। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई क्रॉप्स हैं वो जड़ से जो लैंड है उससे लगे हुए हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, बट अब आपने किसी के खेत में जाके उन क्रॉप्स को काट दिया और आप वो क्रॉप्स ले गए बेचने के लिए कि भैया मैं फायदा बनाऊंगा, उसका जो पैसा आएगा वो मैं लूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। जैसे ही आपने उसको लैंड से अलग कर दिया, काट दिया, वैसे ही आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको एक मूवेबल प्रॉपर्टी बना दिया, और आप जब उसकी लैंड से उसको अपने पास लेके जा रहे हो, उसको विदाउट परमिशन कर रहे हो, डिसऑनेस्टली कर रहे हो, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, खुद का क्या करना चाहते हो, खुद का फायदा करना चाहते हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो चाहे वो लिविंग हो या फिर डेड हो,
एक्सेप्ट बॉडीज और पोर्शंस जो कि ममीज होते हैं, जो कि म्यूजियम्स में प्रिजर्व होते हैं, आर नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी. Property must be in possession of the prosecutor. Thus, there can be no theft of wild animals, birds, fish, while at large, but there can be a theft of tamed animal. कोई पेट एनिमल है तो उसका थेफ्ट हो सकता है. अगर कोई प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली आप लेते हो किसी के भी पर्सन के पोजेशन से, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आप चोरी कर रहे हो, आप थेफ्ट कर रहे हो. ठीक है. So a moving thing is said to be in possession of a person when he is so situated with respect to it that he has the power to deal with it. अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा कड़ा है, तो मेरी मर्जी कि मैं इसका क्या करूं. I have the power to deal with this कड़ा. I have the power to either sell it, to wear it, to keep it in my cupboard, to do whatever I want to do. और अगर आप इस पर्सन को इस चीज से डिप्राइव करते हो जिसका उसको लीगली हक है यूज करने का, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. ठीक है. पर्सन जिसके पोजेशन से आप ले रहे हो जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो सकता है कि मैंने अपने सर्वेंट को कोई चीज दी थी, मैंने अपने सर्वेंट को कोई गाड़ी दी थी चलाने के लिए और आपने उसके पोजेशन से उस गाड़ी को चुरा लिया, तब भी हम उसको थेफ्ट मानेंगे. तो बेसिकली अगर उसका फिजिकल कंट्रोल है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और आप उसके पोजेशन से वो चीज ले जाते हो, उसके कंसेंट के बिना ले जाते हो, तो हम क्या कहेंगे कि आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. अगर सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं और उनका जॉइंट पोजेशन है, अगर आप उनमें से किसी एक के पोजेशन से भी चीज को ले जाते हो, कैसे लेके जाते हो? डिसऑनेस्टली, तो आप हो गए गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. ठीक है. अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है. और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए. मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइंड है स्टूडेंट? सेक्शन 22 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब हम लोगों ने स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स वाला चैप्टर करा था तो हम लोगों ने मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी थी. सेक्शन 22 के अंदर डिफाइंड है. अब एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब बात कर रहे हो कि एनिमल को, आप किसी भी एनिमल को चुरा रहे हो जो कि एक पेट है, जो कि मेरी कस्टडी में है. अगर मेरा डॉग है, वो मेरे साथ रहता है, वो मेरा पेट एनिमल है, मैं उसको खाना खिलाती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, और अगर आप उसको मेरे पोजेशन से बाहर ले जाते हो, टेकिंग करते हो, और आप क्या करते हो? मेरे परमिशन के बिना करते हो, मेरे कंसेंट के बिना करते हो, और इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका खुराफाती माइंड है, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि आप मुझे रॉन्गफुली डिप्राइव करना चाहते हो, तो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऑफेंस कर रहे हो ऑफ थेफ्ट. तो बेसिकली आप एक पेट का आप थेफ्ट कर सकते हो, बट कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है और अगर आप फिर उसका थेफ्ट कर रहे हो तो वो थेफ्ट नहीं माना जाएगा. जैसे कि अगर आप किसी स्ट्रीट डॉग को अपने घर ले आते हो तो वो थेफ्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप किससे डिप्राइव कर रहे हो. ठीक है. आप किसके आउट ऑफ पोजेशन लेके आ रहे हो. ठीक है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. इफ ए बीइंग जेड सर्वेंट इज इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ हिज डॉग and sells the dog to some other party without Zed's consent, यहाँ पे this will amount to theft. उसने बोला था कि बस मेरे कुत्ते को सैर करवा के ले आओ. अब सैर करवाने के चक्कर में आप उसको 10,000 रुपए का बेच आए और आपने वो 10,000 रुपए क्या करे? अपने पास रख लिए. तो अब जब ये डॉग जो था, जो पेट एनिमल था, वो आपके पोजेशन में था और आपने इसको रॉन्गफुली सेल कर दिया, आपने क्या कर दिया? यहाँ पे आप लोगों ने उसको डिप्राइव कर दिया, डिसऑनेस्टली किया, तो आप हो गए गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लगेगा स्टूडेंट, सीबीटी भी कहते हैं इसको, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट थेफ्ट भी लगेगा. ठीक है. अब फिश की बात करें तो अगर कोई फिश जो है, जो कि फ्री स्टेट में है, नेचुरल वाटर में है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक वाइल्ड नेचर के अंदर है. एनिमल जो कि फ्रीली घूम रहा है, उसके ऊपर किसी का ओनरशिप नहीं है. एक कैटल जो है वो फ्रीली घूम रही है, उसके ऊपर किसी का भी ओनरशिप नहीं है, तो उसका चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आउट ऑफ पोजेशन किसका कर रहे हो? अगर बट एक गाय है, वो किसी के पोजेशन में है, या फिर अगर एक फिश है जो कि एक टैंक के अंदर है, एक एक्वेरियम के अंदर है, और अगर आप उस टैंक से उसको बाहर लेके जाते हो, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन करते हो, डिसऑनेस्टली करते हो, उसके कंसेंट के बिना करते हो, तो आप गिल्टी हो गए फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. बट अगर वो चीज फ्रीली घूम रही है, किसी भी ओनरशिप के अंडर नहीं है, किसी के भी पोजेशन के अंडर नहीं है, तो आप गिल्टी नहीं होगे फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. ठीक है. फिशेस जो हैं वो माना जाता है कि वो किसी के भी पोजेशन में होंगे, किसी का भी एक्सक्लूसिव राइट होगा अगर वो टैंक के अंदर है, अगर वो एक्वेरियम के अंदर है. बट अदर देन दैट वो क्या है? वो उनके ऊपर कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता. देयरफॉर थेफ्ट कब हो सकता है फिश का? जब आप किसी के टैंक के अंदर से उसकी फिश को, किसी के पॉन्ड के अंदर से, किसी के एक्वेरियम के अंदर से आप उसको चुराते हो, उसके कंसेंट के बिना चुराते हो, तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हो सकता है. बट अदर देन दैट ऑफेंस ऑफ थेफ्ट नहीं हो सकता.
ह्यूमन कॉर्प्स एक बहुत ही स्पेशल केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है। तो जब हम बात करते हैं थेफ्ट की, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो किसी पर्सन के पोजेशन के बाहर आपको लेके जानी है उसके कंसेंट के बिना। बट जो डेड बॉडी है, ह्यूमन कॉर्प्स है, वो एक पर्सन नहीं है। तो अगर आप उस डेड बॉडी से ऑर्नामेंट्स को हटाते हो तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप ऑर्नामेंट्स को चुरा रहे हो जैसे आप किसी लिविंग बीइंग के हिसाब से कर रहे हो। बट फिर भी एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 403 के अंदर, जहाँ पे हम कहते हैं आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हो एक डेड बॉडी से। वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट आपको क्या समझना है, एक डेड बीइंग और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में फर्क होता है। हम थेफ्ट जब पढ़ते हैं हम बोलते हैं आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अ पर्सन। अब यहाँ पे जो पोजेशन ऑफ अ पर्सन है वो एक लिविंग बीइंग है। एक डेड बॉडी कैन नॉट बी अ पर्सन, इट कैन नॉट बी अ लिविंग बीइंग। तो इसीलिए जब हम ये बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर थेफ्ट नहीं होता है, उसका एक अलग सेक्शन प्रोवाइडेड है। उसके ऊपर क्या होता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होता है, और वो हम आने वाले सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। जैसे सेक्शन रेड विथ सेक्शन 404 स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है इस मैटर को इवन विदाउट एनी कंप्लेंट बाय द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। अब जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है वो एक कंप्लेंट फाइल करे या फिर कोई भी गवर्नमेंट फाइल करे। जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है वो अपने आप से अपना इसका कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी बहुत बार होती है, और आप लोगों ने सुनी भी होगी, लोग क्या करते हैं, खंबे से तार टांग लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का क्या मतलब है, इसको समझना जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब है कि आपके हाथ में नहीं है वो कस्टडी, बट वो जो प्रॉपर्टी की कस्टडी, बट वो आप ही की है। अब जैसे ये पेन जो है ये मेरे पोजेशन में है क्योंकि ये मेरे हाथ में है। अगर मैं इसको टेबल पे रख देती हूँ तो भी ये मेरे पोजेशन में है क्योंकि ये मेरे इमीडिएट पोजेशन में, मेरे आसपास है। बट इमेजिन करो कि अगर अब मेरे कुछ पेन्स मेरे घर पे पड़े हुए हैं बट मैं वहां पे नहीं हूँ, मेरी एक क्या है, मेरी इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे मेरे रूम में वो पेन पड़े हैं पेन स्टैंड के अंदर, उनको कोई नहीं चुराता, ठीक है, उनको कोई नहीं हिलाता, तो वो मेरे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में। आप इमेजिन करो कि जब आप लोग कॉलेज जाते हो, आपका लैपटॉप कहाँ है, अगर आपका लैपटॉप आपके पास है और आपने वो बैग टांगा हुआ है तो ये आपके इमीडिएट पोजेशन में। बट अगर आप अपना लैपटॉप घर पे छोड़ के आए हो, सेफ कस्टडी में है, आपके रूम के अंदर रखा हुआ है, कोई नहीं उसको लेता, तो वो आपके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है। तो अगर कोई उस लैपटॉप को अगर तो आपके बैग से चुरा लेता है, जो बैग आपने टांगा हुआ है, तो क्या कहेंगे कि आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन विदाउट द कंसेंट, डिसऑनेस्टली उसको रिमूव कर रहा है, तो थेफ्ट हुआ ही। बट अगर आपके घर से भी चुराता है जब आप नहीं हो या फिर आप हो भी, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है, अगर वो रिमूव करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो टेकिंग हो रही है आउट ऑफ पोजेशन, और जो कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। तो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का क्या मतलब है, ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका हैंड नहीं है उस कस्टडी पे, हैंड नहीं है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट स्टिल वो आपके एक इमेजिनरी कस्टडी के अंदर है। इट कैन ऑल्सो बी सेड, जो ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है ये एग्जिस्ट करता है जब एक पर्सन है उसको पता है कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ है और उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है इवन दो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब जब मैंने आप लोगों को किडनैपिंग और अबडक्शन पढ़ाया था तो आपको याद होगा किडनैपिंग में मैंने बोला कि मेरा बच्चा मेरे साथ है और कोई उसको मेरी पोजेशन से, मेरी कीपिंग से, आउट ऑफ कीपिंग वर्ड यूज किया था, आउट ऑफ कीपिंग कर देता है अगर मेरे पोजेशन से बाहर, मेरी कस्टडी के बाहर, तो वो कर रहा है किडनैपिंग। बट अगर मैंने अपने बच्चे को कहाँ भेजा हुआ है, स्कूल, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्टिल वो मेरे कंस्ट्रक्टिव कीपिंग में है, स्टिल वो मेरे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है, क्योंकि मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर, मेरी डोमिनेंस है उसके ऊपर, मुझे पता है उसके वेयर अबाउट्स कहाँ है, बट मेरा फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, ठीक है। अब इमेजिन करो, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको किडनैपिंग वाला याद हो, कि मैंने अपने ड्राइवर को बोला हुआ है कि भैया 1 बजे मेरे बेटे की छुट्टी होती है, उसको स्कूल से उठाओ और उसको घर वापस लेके आओ गाड़ी में। अब ड्राइवर साहब को क्या हुआ कि ड्राइवर साहब ने उठाया मेरे बेटे को और वो ले गए उसको मूवी दिखाने, और उसके बाद उसको वापस घर लेके आ रहे हैं, ठीक है, या फिर घर नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मूवी दिखाने लेके गए वो मेरे कंसेंट के बिना था, मेरी परमिशन के बिना था, मुझे इन्फॉर्म किए बिना था। तो यहाँ पे जो बच्चा मेरी कीपिंग के अंदर था, जहाँ पे मेरा कंट्रोल था,
चाहे फिजिकल कंट्रोल ना भी हो, कंस्ट्रक्टिव कंट्रोल था। जब वो मूवी देखने लेके गया ड्राइवर, तो मेरे को पता ही नहीं है कि ये दोनों कहाँ है, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, मेरा कोई डोमिनेंस नहीं है इनके ऊपर, तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे किडनैपिंग हो गई। तो क्या समझना है कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या है, जब आपका कंट्रोल है उस चीज के ऊपर, आपको नॉलेज है उसके बारे में कि उसके वेयरअबाउट्स कहाँ है, तो हम कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जॉइंट पोजेशन क्या होता है, जहां पे दो लोगों के पास सेम चीज का पोजेशन है। तो मेयर कस्टडी डज नॉट अमाउंट टू पोजेशन, टेम्पररी डिप्रिवेशन या फिर डिस्पोजेशन इज आल्सो नॉट थेफ्ट। अगर टेम्पररीली आपको डिप्राइव किया है तो भी हम उसको थेफ्ट नहीं बोलेंगे। जॉइंट पोजेशन जो है उसके अंदर आपको ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है फॉर इन एनी एक्ट कि वो थेफ्ट के अंदर आए। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको उसके पोजेशन होल्डर के बाहर लेके जाना है उसके कंसेंट के बिना, और आपको क्या करना है, डिसऑनेस्टली करना है। आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा थेफ्ट का। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या पढ़ना जरूरी है कि जब हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात करते हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करती है जब हम बात करें ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो बेसिकली मेंस रिया बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया मेंस रिया इज साइन क्वा नॉन। ठीक है, अगर अब बी जो है वो कुछ मनी ओ करता है टू सी फॉर गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड, एंड इफ सी कीप्स द कार with him lawfully as a security for a debt, B takes the car out of C's possession with the intention of depriving C of the property car which acted as a security for B's debt, he commits theft। तो बेसिकली अगर आपने अपनी ही प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन के बाहर ले लिया बट वो डिसऑनेस्टली किया, आपका इंटेंशन थी कि उसको रॉन्गफुल लॉस करे, आप उसको किसी चीज के डिप्राइव करना चाहते थे, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो क्या समझना जरूरी है स्टूडेंट, समझना ये जरूरी है कि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। आप आउट ऑफ पोजेशन लेके जा रहे हो, टेकिंग कर रहे हो, उस पर्सन के कंसेंट के बिना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आप जो चीज के ऊपर उसका हक है, जिसका हक है कि वो इसको इस्तेमाल करे, इसको यूज करे, आप उसको उस चीज का डिप्राइव कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो ऑफ थेफ्ट। और आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत जरूरी है अगर हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की। अब मुझे बताओ कि डिसऑनेस्ट हमने कौन सी सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये हम लोगों ने जब स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स पढ़े थे तो हम लोगों ने डिसऑनेस्ट पढ़ा था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि डिसऑनेस्ट कौन से सेक्शन में लिखा गया है आईपीसी के। ठीक है, ओके। तो डिसऑनेस्ट की जब बात करते हैं कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिसाइड कर रहे हो कि थेफ्ट हुआ है कि नहीं है। और इंटेंशन कब होनी चाहिए, इट मस्ट एग्जिस्ट जब आपका मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी हो रही है, जब आप प्रॉपर्टी को चुरा रहे हो, जब आप प्रॉपर्टी को टेक आउट कर रहे हो, तब उस टाइम पे आपकी इंटेंशन गलत होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा विदाउट कंसेंट होना चाहिए। अब कंसेंट दो तरीके से हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, इम्प्लाइड हो गया जहां पे मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई चीज की रजामंदी दे रही हूँ, और एक्सप्रेस हो गया जब मैं हाँ बोल रही हूँ। ठीक है, तो इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकता है, एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है। कंसेंट के बिना आप कर रहे हो, सामने वाले की कंसेंट के बिना कर रहे हो। अब क्या हुआ, मेरी फ्रेंड आई और उसको मेरी रोलेक्स की वॉच बहुत पसंद आई और उसने बोला कैन आई बोरो इट, और मैंने बोला ठीक है, मैंने हाँ बोल दिया, अपनी गर्दन हिला के हाँ बोल दिया, या फिर मैंने ऐसे ऐसे नॉड करके हाँ बोल दिया, या फिर मैंने बोल दिया यस, तो ये मेरा हो गया कंसेंट। अगर अब वो इस चीज को लेके जाती है तो हम बोलेंगे नहीं कि थेफ्ट हो रहा है। बट अगर उसने मुझसे पूछा ही नहीं, मेरा कंसेंट लेना जरूरी नहीं समझा और बस मेरी वॉच को उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया, डिसऑनेस्टली किया कि वो मुझे डिप्राइव कर सके उस चीज पे जिसका मेरा हक था उस चीज को इस्तेमाल करने का, तो वो क्या कर रही है, वो विदाउट कंसेंट कर रही है और ऑफेंस कर रही है ऑफ थेफ्ट। तो बेसिकली एक जो आपका कंसेंट है वो दो तरीके का हो सकता है, इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस। ओके, एग्जाम्पल, ए जो है वो चैरिटी मांगता है फ्रॉम जेड्स वाइफ। जेड की जो वाइफ है वो कुछ पैसे देती है, फूड देती है, क्लोथ देती है, जिसके बारे में ए को अवेयर था दैट दे बिलोंग टू जेड हर हस्बैंड। यहाँ पे अगर ए सोचता है दैट जेड्स वाइफ इज ऑथराइज्ड टू गिव ऑल दीज थिंग्स, मनी, फूड या फिर पैसे टू द पुअर पीपल, तो यहाँ पे जो इंटेंशन थी वो क्या थी, इंटेंशन थेफ्ट कमिट करने की नहीं थी। बट अगर एक चीज सोचो कि यहाँ पे जो ए है वो उसका इलिसिट लवर है, उसका बॉयफ्रेंड है, और वो जेड की वाइफ से, शी जेड्स वाइफ गिव्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो उसको पता है कि उसके हस्बैंड की है और उसके हस्बैंड ने उसको अथॉरिटी नहीं दी है देने की,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है ऑफ थेफ्ट, ऑफेंस हो रहा है ऑफ थेफ्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो पढ़ना जरूरी है, मूविंग या फिर टेकिंग। तो मूविंग और टेकिंग होना बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जब हम बात कर रहे हैं कि थेफ्ट हुआ है। तो अगर A puts a treat for B's dog to induce Z's dog to follow him, here if A intended to dishonestly take Z dogs out of possession, उसके कंसेंट के बिना, तो उसने क्या किया है, थेफ्ट। अब कुत्तों को क्या पसंद है, नॉनवेज पसंद है, हड्डियां पसंद है, मीठा पसंद है। आपने किसी की डॉग को, आपको किसी का जर्मन शेपर्ड पसंद आ गया और आपने उसको करके क्या दिया, उसको आपने दी हड्डी, उसको आपने बोन सुंगाई, उसका खाना सुंगाया और वो फॉलो करने लग गया आपको। और उसके बाद जब वो फॉलो करने लग गया, किसी आइसोलेटेड जगह पे आप आए और आप उसको चुरा के ले गए, तो आपने क्या किया, डिसऑनेस्टली उसको आउट ऑफ पोजेशन किया ऑफ द ओनर, और आपने उसको टेक आउट कर दिया, मूव आउट कर दिया उसके पोजेशन के बाहर, डिसऑनेस्टली किया, उसके कंसेंट के बिना किया। तो आपने क्या किया, ऑफेंस किया ऑफ मूविंग और टेकिंग, विच इज अंडर सेक्शन 378 ऑफ थेफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर ए जो कि एक मीट्स अ बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, और यहाँ पे वो उस बुलॉक को, जो जिसके अंदर ट्रेजर था, जिसके अंदर खजाना था, उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है डिसऑनेस्टली, जिससे कि वो खजाना जो है उसके पोजेशन में आ जाए, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो जैसे ही वो बुलॉक को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना शुरू कर देता है, तो वो कर रहा है टेकिंग, ठीक है। ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अब समझना है लार्सेंसी क्या होता है और थेफ्ट क्या होता है। तो लार्सेंसी का मतलब है आप किसी चीज को इलीगली टेक अवे कर रहे हो, किसी somebody's पर्सनल प्रॉपर्टी विद द डिप्राइविंग इंटेंशन। आपकी इंटेंशन है कि उसको आप डिप्राइव कर सको। बट जब हम थेफ्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप टेकिंग करते हो ऑफ द प्रॉपर्टी विद एन इंटेंट टू डिप्राइव द राइटफुल ओनर ऑफ इट। तो यहाँ पे लार्सेंसी में आप क्या कर रहे हो, इलीगल टेकिंग अवे कर रहे हो, इलीगली किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, somebody's पर्सनल प्रॉपर्टी, और आपकी इंटेंशन है कि आप उसको डिप्राइव करना चाहते हो। थेफ्ट में क्या होता है, आप किसी की प्रॉपर्टी को टेक अवे कर रहे हो और आपकी इंटेंशन है कि जो राइटफुल ओनर है आप उसको डिप्राइव करना चाहते हो। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, लार्सेंसी इज अ काइंड ऑफ थेफ्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल प्रॉपर्टी। लार्सेंसी इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सनल प्रॉपर्टी, जबकि जब हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी लिखा गया है। तो बेसिकली आप क्या कहोगे, थेफ्ट एक बड़ी चीज है और लार्सेंसी उसके अंदर आता है। तो थेफ्ट इज अ बड़ा बच्चा एंड लार्सेंसी इज अ छोटा बच्चा, ये समझने की जरूरत है, ठीक है, ये भी समझना है। पनिशमेंट जो दी गई है थेफ्ट की, वो कहाँ दी है, सेक्शन 379 में। क्या दी गई है, 3 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर बोध। और ये भी लिखा गया है कि कुछ सिवियर पनिशमेंट है अगर आपकी जो ऑफेंसेस हैं वो एग्रेवेटेड हैं, एग्रेवेटेड ऑफेंसेस हैं, एग्रेवेटेड थेफ्ट हैं, तो आपकी जो पनिशमेंट होगी थोड़ी सिवियर हो जाएगी, जिनको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो पढ़ लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज को, जब तक वो अर्थ से अटैच्ड है, जब तक वो धरती माता से अटैच्ड है, आप उसको मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे, और ये नहीं बोलोगे कि उसका चोरी हो सकता है। बट जैसे ही आपने उसको धरती माता से काट दिया, अर्थ से काट दिया, वैसे ही वो बन जाएगी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी चोरी हो सकती है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि जैसे ही मूव कर रहे हो आप किसी भी एक्ट से, उस चीज को धरती से अलग इफेक्ट सिवरेंस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि अगर एक पर्सन क्या कर रहा है, इज सेड टू कॉज अ थिंग मूव बाय रिमूविंग अ ऑब्स्टिकल व्हिच प्रिवेंटेड इट। जैसे कि इमेजिन करो कि ये एक है गाड़ी, ओके, ये एक गाड़ी है, इसके यहाँ पे, इसके टायर के आगे यहाँ पे मैंने ईंट रखी हुई है, ब्रिक रखी हुई है, ठीक है, ये जो हिल है, ये हिल है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो गाड़ी के यहाँ पे मैंने ईंट रखी हुई थी, इससे ये गाड़ी नीचे नहीं जा रही थी, ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। बट जैसे ही मैंने इस गाड़ी की जो ये ब्रिक है ये हटा दी, और ये गाड़ी अपने आप धड़ाम धड़ाम नीचे जाने लग गई, और मेरी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी कि ये गाड़ी धड़ाम धड़ाम नीचे आएगी हिल के, और ये मेरे पोजेशन में आ जाएगी, मैं इसको इलीगली रिमूव कर रहा हूँ, डिसऑनेस्टली टेक अवे कर रहा हूँ, ओनर से परे कर रहा हूँ, ओनर की कंसेंट के बिना कर रहा हूँ, उसके बिना कर रहा हूँ, उसको रॉन्गफुली लॉस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफेंस कर रहा हूँ ऑफ थेफ्ट। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ये एक पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये है एक बोट, ये बोट क्या हुई हुई है, ये बोट बंधी हुई है, ठीक है, ये बोट बंधी हुई है, तो पानी जो होता है वो फ्लोइंग होता है, ठीक है, ये पानी जो है ये फ्लोइंग है।
अब जैसे ही ये जो बोट जो बंधी हुई है, तो ये जो बंदा है जो यहाँ पे सो रहा है, ये इसकी बोट है और ये इसके पोजेशन में है, इसने वहां पे रखी हुई है और ये वहां पे मस्त सो रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने इस बोट का जो ये धागा था, जो ये रस्सी थी, इसको हटा दिया और ये बोट खुद से मूव करने लग गई, और मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि मैं इस बोट को मूव करके यहाँ से इसकी आंखों से ओझल कर दूंगी और बाद में ले जाऊंगी, इसको रॉन्गफुली डिप्राइव करूंगी, इसके पोजेशन से बाहर ले जाऊंगी, टेकिंग अवे करूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो जैसे ही उस ऑब्स्टिकल को मैंने रिमूव किया और जिसने क्या किया हुआ था, प्रिवेंट किया हुआ था कि वो चीज हिले ना वहां से, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑफेंस कर दिया ऑफ थेफ्ट। सिमिलरली अगर ये एक डॉग है, ये एक डॉग है, हाँ ये डॉग लुकिंग नहीं है, बट इमेजिन कर लो कि ये डॉग है या बिल्ली है, ठीक है। इसको एक डंडे से बांधा हुआ है, ठीक है, या फिर एक पेड़ से बांधा हुआ है, और मैंने क्या करा, ये धागा काट दिया, इस रस्सी को काट दिया, और ये कुत्ता भाग के मेरे पास आ गया क्योंकि मेरे पास थी हड्डी। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने वो ऑब्स्टिकल जिससे कि वो चीज रुकी हुई थी, मैंने उसको काट दिया, मैंने उसको रिमूव कर दिया। और मेरी इंटेंशन क्या थी कि ये चीज मेरे पास आ जाए, डिसऑनेस्टली मैं इसको रिमूव कर दूं विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर करूं, और रॉन्गफुली लॉस कॉज करूं इसको, और क्या करूं, डिसऑनेस्टली करूं जो भी चीज। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं ऑफेंस कर रही हूँ अंडर दिस सेक्शन, और यही एक्सप्लेनेशन 3 कहता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि अगर आप किसी एनिमल को मूव करते हो और जब आप क्या कर रहे हो, ऐसा मोशन कॉज कर रहे हो कि वो एनिमल मूव करे, वो एक डॉग वाला एग्जांपल। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कंसेंट जो मेंशन्ड है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और वो किसका होना चाहिए, जिसके पोजेशन में चीज है, ठीक है, उसका, या फिर किसी भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है। जैसे कि अगर मेरे सर्वेंट के पास मेरी गाड़ी है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको चला पाए, ठीक है। बट अगर वो कोई बंदा उसके पोजेशन से भी वो गाड़ी को चुरा लेता है तो क्या कहेंगे, थेफ्ट हो गया। तो क्या कहेंगे, सेक्शन 378 हो गया, ठीक है। अब प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट टेकिंग शुड बी ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, या फिर अक्यूज जो है वो उसको डिप्राइव कर रहा है ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर एक टेम्पररी रिमूवल भी है किसी ऑफिस फाइल का, उस ऑफिस से जो कि चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, और आप उसको क्या करना चाहते हो, किसी पर्सनल बंदे को, प्राइवेट पर्सन को आप एक दिन के लिए देते हो, तब भी हम उसको थेफ्ट मानेंगे। तो परमानेंट है या टेम्पररी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके पोजेशन के बाहर उस प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हो, डिसऑनेस्टली लेके जा रहे हो, उसके कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, और जो भी आपका है दिमाग में खुराफाती आइडिया था, आप जो भी कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ठीक है। के.एम. मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिट होगा जब आप किसी की प्रॉपर्टी को उसके बाहर टेक अवे करते हो उसके कंसेंट के बिना, और आपकी इंटेंशन जो है डिसऑनेस्ट है। टेम्पररी है या फिर डेप्रिवेशन या फिर रिटेंशन, वो भी अपने आप में इनफ है अगर आप ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कमिट कर रहे हो तो, ठीक है। अब हमें करने हैं एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट हमने पढ़ लिया, 378 379 पढ़ लिया। अब हमें 380 381 382 पढ़ना है। ये 3 सेक्शंस भी बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। तो 380 में क्या कहता है, अगर आप किसी ड्वेलिंग हाउस के अंदर थेफ्ट करते हो, कोई भी बिल्डिंग, टेंट या फिर वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है, अगर आप उसमें चोरी करते हो, थेफ्ट करते हो, तो आपको सजा होगी 7 साल की या फिर फाइन। अगर आप कोई क्लर्क हो या फिर कोई सर्वेंट हो जिसके पास पोजेशन था उसकी प्रॉपर्टी का, अपने मालिक की या फिर अपने मास्टर की या फिर अपने एम्प्लॉयर की, और आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी को पोजेशन के बाहर लेके जाते हो अपने मालिक के, अपने मास्टर के, अपने एम्प्लॉयर के, तो आपको सजा होगी 7 साल तक की या फिर फाइन। अगर आप थेफ्ट कॉज करते हो और आपने प्रिपरेशन कर ली है कि अगर रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसकी डेथ कर दूंगा, उसको हर्ट कॉज कर दूंगा, या फिर रिस्ट्रेन करूंगा, या फिर उसको डरा धमका दूंगा, तो आपको सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं पूरे सेक्शंस को डिटेल में। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई भी अगर थेफ्ट कॉज कर रहा है किसी भी बिल्डिंग में, टेंट पे या फिर वेसल पे जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज है, उनके रहने सहने के लिए यूज है, और किसी भी कस्टडी जो कि किसी की प्रॉपर्टी जो कि उसकी कस्टडी में है, अगर आप ऐसी जगह पे थेफ्ट करते हो, चोरी करते हो, रॉन्गफुली रिमूव करते हो, टेक अवे करते हो कोई भी प्रॉपर्टी, या मूव करते हो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ करते हो, कंसेंट के बिना करते हो, किसी को रॉन्गफुली डिप्राइव करना चाहते हो, खुद को रॉन्गफुली गेन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपको सजा होगी 7 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप
क्लर्क हो या फिर सर्वेंट हो और आपके जो मास्टर है, आपका जो माई बाप है, आपका जो बॉस है, आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर उसी की चीज के ऊपर आप चोरी करते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो वहीं पे आप अगर चोरी करते हो जिसकी पोजीशन में आप थे, अब मेरे पोजीशन में एक अकाउंट्स की फाइल है, ठीक है, और ये मेरे मालिक की है, ये मेरे बॉस की है, और ये अकाउंट्स की फाइल कोई कॉम्पिटिटर चाहता है तो मैं इस अकाउंट्स की फाइल को चुरा के उसको टेक अवे करती हूँ, विदाउट द परमिशन करती हूँ, डिसऑनेस्टली करती हूँ और उसके कॉम्पिटिटर को दे देती हूँ, चाहे टेम्पररी हो, चाहे 2 दिन के लिए हो, 1 रात के लिए हो, क्या माना जाएगा कि मैं कर रही हूँ ऑफेंस अंडर 381 और मुझे सजा होगी 7 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप चोरी करते हो और आपने प्रिपरेशन कर ली है, बंदोबस्त कर लिया है, कोई भी सामने आएगा तो मैं उसको चाकू मार दूंगा, उसकी डेथ कॉज कर दूंगा, हर्ट कर दूंगा या फिर उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दूंगा जिससे कि मेरी चोरी में कोई भी ना रुके, तो आपको सजा होगी कितनी, 10 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो बेसिकली आपने प्रिपरेशन कर ली है थेफ्ट करते हुए कि आप डेथ कॉज कर दोगे, हर्ट कॉज कर दोगे, रिस्ट्रेन कर दोगे, फियर कर दोगे, और किस चीज के लिए, किसी भी पर्सन का जो कि आपके रास्ते में आएगा जब आप चोरी कर रहे हो, या फिर आप भाग रहे थे और वो बंदा आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, या फिर उस प्रॉपर्टी जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए आप किसी का खून कर देते हो, किसी को चोट पहुंचा देते हो या फिर रिस्ट्रेन करते हो, तो आपको सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थेफ्ट। अब हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा थेफ्ट क्या होता है, थेफ्ट के हमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े। सबसे पहले होनी चाहिए आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दूसरी होनी चाहिए मूव कर रहे हो या फिर टेक कर रहे हो, तीसरी आउट ऑफ पोजेशन, विदाउट कंसेंट, रॉन्गफुल गेन करना चाहते हो, ओके, थेफ्ट पढ़ा 378 में। और क्या पढ़ा, मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, ठीक है। इसके 5 एक्सप्लेनेशंस पढ़े हम लोगों ने, और हमने पढ़ा 379 में दी गई है इसकी पनिशमेंट जो कि है 3 साल की या फिर जुर्माना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 380, हमने क्या पढ़ा 380 में, अगर आप किसी ड्वेलिंग हाउस में आप थेफ्ट करते हो तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। 381 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप थेफ्ट करते हो, कहाँ पे थेफ्ट कर रहे हो, अगर आप कोई क्लर्क हो या फिर सर्वेंट हो और आप चोरी करते हो तो आपको सजा होगी 7 साल तक की और फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। और 382 में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप थेफ्ट करते हो और आपने प्रिपरेशन कर ली है कि आप करोगे डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेंट या फिर फियर, इस सब का डर पहुंचाओगे और 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है। ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा थेफ्ट। और हम लोगों ने पढ़ा लार्सेंसी और थेफ्ट के बीच में डिफरेंस। हमने पढ़ा कि थेफ्ट बड़ा है और उसके अंदर ही लार्सेंसी आता है। लार्सेंसी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप डिप्राइव करते हो किसी को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ आज पढ़ा। तो हमारे इस लेक्चर में हमारा एम ये था कि हम थेफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लें। हम लोग सेक्शन 378 से 382 तक आ गए। अब कल के आने वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सटॉर्शन क्या होता है 383, और हम लोग कहां तक पढ़ेंगे 389 तक पढ़ेंगे। पूरा एक्सटॉर्शन का टॉपिक हम कल के लेक्चर में कवर करने वाले हैं और हम डिफरेंस करेंगे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनके केस लॉज भी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। आप लोग मेरे एग्जाम्पल्स को प्लीज याद रखना। उसको जब सोच के चलोगे कि कैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप मूवेबल बना के उसका थेफ्ट कर सकते हो, और कैसे आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है जब आप थेफ्ट कर रहे हो। अगर आप गलती से कोई चीज करते हो, गुड फेथ में करते हो या फिर भुलेखे से करते हो, गलती से करते हो और आपकी इंटेंशन उसको डिप्राइव करने की नहीं है, उसके कंसेंट के बिना कुछ काम करने की नहीं है, तो उसको हम थेफ्ट नहीं मानेंगे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीडब्ल्यू की ऐप पे जाना है, वहां पे लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन मैथ सिलेक्ट करना है, और क्या करना है, आईपीसी के लेक्चर्स देखने हैं, दोबारा रिवाइज करने हैं, क्लास नोट्स देखने हैं,
और आप लोगों को करनी है डीपीपीज प्रैक्टिस, जो कि होती है डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आप लोगों को हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते रहे कि लॉ वाला आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या इंडेवर्स कर रहा है, कि जो आपका फाउंडेशन है, जो आपकी मजबूत है नींव, हम वो करना चाहते हैं। क्योंकि लॉ जो है एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है, और सब कुछ जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसीलिए हमारा इंडेवर यही है कि हम लोग आपके लिए एक ब्यूटीफुल तरीके से, एक इजी तरीके से, डिफरेंट तरीके से, जो कि आपको बोर ना करे, सब कुछ आपकी मेंटल रिटेंशन हो, उस तरीके से आपको सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मिले मुझे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम क्या करने वाले हैं 383 से 389 एक्सटॉर्शन और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के डिफरेंसेस और केस लॉज ऑन एक्सटॉर्शन। तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।